सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम कक्षा द्वादश विषय इतिहास अध्याय 12 औपनिवेशिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने औपनिवेशिकरण का अर्थ और कुछ बातें जानी थी। इससे आगे जो भी हैं एक एक बिंदु के माध्यम से देखते हैं। पहला हमारे सामने आता है कि औपनिवेशिकरण का काल क्या था। समय, काल या समय, ठीक है। पहली चीज ये है कि काल या समय किसको हम औपनिवेशिकरण मानेंगे। तो हमारे सामने एक दिनांक है 1757। इससे पहले का समय और इसके बाद का समय, बाद का समय औपनिवेशिक कहलाता है और इससे पहले का जो समय है वो पूर्व औपनिवेशिकरण कहलाता है। ठीक है, ये पूर्व का और ये बाद का। ठीक है, हम अगर बात करें कि भाई भारत में औपनिवेशिकरण की जो प्रक्रिया हुई या औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ या अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, उससे पहले गांवों कस्बों की स्थिति क्या थी, ये हमारे पास पहला बिंदु है कि भाई औपनिवेशिकरण से पूर्व हमारे यहाँ पर गांव या कस्बों की स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि भारत की लगभग 75% जनसंख्या जो है गांवों में निवास करती है और वो कुशल और समृद्धशील है। गांवों में और कस्बों में दो प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर ये लोग कृषि कार्य करते हैं, पशुपालन करते हैं। ये गांव की स्थिति में देखने को मिलती है। वहीं कस्बों में गांव से छोटे स्थान कस्बे कहलाते हैं। ठीक है, कस्बे किसे कहते हैं? जो गांव से छोटे स्थान होते थे उनको कस्बे कहते थे। कस्बों में और फिर इसके बाद में तीसरी स्थिति देखने को मिलेगी शहरों में। ये तीन स्थितियां किस प्रकार की थी उनको समझे। गांव में कृषि और पशुपालन के कार्य ज्यादा होते थे, लोग इन व्यवसाय से ज्यादा जुड़े होते थे। कस्बे कहते हैं गांव से छोटे रूप को, और यहाँ पर हर चीजें या वस्तुएं मिलती नहीं थी। उन वस्तुओं को शहरों से खरीद करके यहाँ पर ले जाया जाता था और हाट बाजार लगते थे या साप्ताहिक बाजार लगते थे। हाट बाजार या साप्ताहिक बाजार यानी कि कुछ व्यापारी लोग सामान को परचेज कर खरीद करके इन कस्बों में जाते और फेरी लगा करके बेचते, या 2 दिन 4 दिन 5 दिन की वहां पर साप्ताहिक बाजार भी लगा करके इन कस्बों में बेचते थे। एक स्थिति है। दूसरी स्थिति हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर किसान और मजदूर लोगों का वर्ग ज्यादा था। किसान व मजदूर, ठीक है, किसान और मजदूर लोग। वही इन कस्बों में और शहरों में जो लोग थे वो शिल्पकार, कुंभकार, ठीक है, शिल्पकार थे, कुंभकार थे, और इसके अलावा सोनार, ठीक है, सोने चांदी का काम करने वाले व्यापारी वर्ग था। ये लोग यहाँ पर ज्यादातर रहते थे। ठीक है ना, शहरों में व्यापारियों का बोलबाला ज्यादा था। ठीक है, एक स्थिति तो ये देखने को मिलती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हमारे सामने प्रश्न आता है वो आता है नगरों का निर्माण। औपनिवेशिक काल में नगरों का निर्माण, ठीक है। तो नगरों का निर्माण जो हुआ, मुख्य रूप से 3 नगरों के निर्माण की बातें हुई है। कलकत्ता, दूसरा जो हुआ है यहाँ पर वो हुआ है चेन्नई, तीसरा जो यहाँ पर हुआ है वो हमारे मुंबई। ठीक, एक तो इनके नाम परिवर्तन हुए, ठीक है, नाम परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कलकत्ता को कोलकाता, मद्रास जो है
ये नाम चेंज हुए, मुंबई को बंबई या बॉम्बे, ये नाम परिवर्तन भी हुए। अब औपनिवेशिक साम्राज्य के समय अगर मैं बात करूं, ये हमारे, अगर भारत का मानचित्र देखो, ठीक है, इस प्रकार के भारत के मानचित्र में ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये तीनों राज्य मिलते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, चेन्नई। ये तीनों के तीनों समुद्र के किनारे थे, ठीक है। तो पहली विशेषता हमारे पास यहाँ निकल कर आई, समुद्र के किनारे या पत्तनम, पत्तनम का निर्माण, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर पत्तनमों का निर्माण हुआ, यानी कि ये तीनों के तीनों जो नगर थे, ये नगर समुद्र के किनारे अवस्थित थे। क्यों समुद्र के किनारे अवस्थित थे? जो औपनिवेशिकरण के समय इंग्लैंड से जो व्यापारी आए, वो व्यापारी लोग समुद्र के रास्ते से आते थे और समुद्र के रास्ते से आने के बाद यहीं पर इन्होंने जो है अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की, ठीक है। ये बात अपन को याद रखनी है, व्यापारिक कोठियां, ठीक है। आगे देखें, इसके बाद में दूसरा जो नगरों का विकास हुआ, जब इन अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठियां या व्यापार का क्षेत्र यहाँ बसा लिया, तो बसाने के बाद जो है उन्होंने जो है, जैसे यहाँ पर कोई स्थान पर इन्होंने नगर बसाया, तो दूसरे क्षेत्रों के या गांवों के लोग जो थे वो रोजगार के लिए इन गांवों के आसपास आकर के बसने लगे। तो इस प्रकार इन नगरों का विकास होता गया और ये नगर जो है महानगरों के रूप में होने लगे। अगला जो देखते हैं, उसके बाद में महत्वपूर्ण जो नगरों के विकास में जो बात करती है, जब इन नगरों के किनारे अंग्रेजों की फैक्ट्रियां थी, तो यहाँ से नगरों से इन्होंने रेलों का विकास किया, रेल मार्गों का विकास, रेल मार्ग। याद रखना, प्रश्न पूछता है कई बार। 1853 में सबसे पहले डलहौजी के समय, डलहौजी जो है हमारा भारत का गवर्नर जनरल था, इसी के समय 1853 में पहली रेल लाइन चली, रेल लाइन, ठीक है, पहली रेल लाइन चली। और वो स्थान भी अपन को याद रखना है, ठीक है, वो मुंबई से ठाणे तक, मुंबई से ठाणे तक, ठीक है। ये महाराष्ट्र में आता है, यहाँ से यहाँ तक पहली रेल लाइन चली, ठीक है, ये याद रखें 1853 में। तो इन महानगरों को भारत के अन्य नगरों से रेल मार्गों से जोड़ा गया। जैसे उदाहरण के लिए कलकत्ता है तो कलकत्ता को कानपुर से, दिल्ली से, ठीक है, यहाँ से जोड़ा गया। चेन्नई है तो चेन्नई को कलकत्ता से, मुंबई को आपस में। तो इस प्रकार लाइनों का निर्माण करके, इस लाइनों का निर्माण का सबसे प्रमुख कारण ये था कि ये लोग जो हैं अपने माल को आसानी से खरीद सके, आसानी से बेच सके, भारत के कोने कोने में इनका माल जा सके, इसलिए इन्होंने रेलों के निर्माण का विकास किया। क्योंकि इन रेलों के निर्माण से पहले जो थी, सारे के सारे जो साधन थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सामान पहुंचाया जाता था वो पशुओं के सहारे पहुंचाया जाता था, पशुओं के ऊपर लाद करके ले जाया जाता था। तो पशुओं के ऊपर जब लाद कर ले जाता था, एक तो समय भी ज़्यादा लगता था, लेकिन अंग्रेजों ने सोचा अपने फायदे के लिए और उन्होंने इस प्रकार का प्रयास भी किया, ठीक है। ये व्यवस्था देखने को मिलती है। अगली जो इसमें देखने को व्यवस्था मिलेगी नगरों के विकास में, वो है बहुमंजिला इमारतें, बहुमंजिला इमारतें, ठीक है। इमारतों का मतलब है बहुमंजिला। जब सारे के सारे लोग इन नगरों में आकर बसने लगे, ठीक है, यहाँ पर जो भी लोग आए काम की तलाश में आए और वहां रहने लग गए, तो वहां पर दो प्रकार की जातियों के लोग रहने लग गए। एक तो थे अंग्रेज लोग और दूसरे थे भारतीय लोग। ठीक है, अंग्रेज लोगों ने जो बस्तियां बसाई उनको नाम दिया, जो अंग्रेजों के द्वारा जहां निवास होते थे, पहले तो उन्होंने अपनी बस्तियों को नगरबंद किया या किलेबंद कर दिया। जहां पर भी उनके नगर होते थे उन नगरों को उन्होंने किलेबंदी कर दी सुरक्षा के लिए,
ठीक है। दूसरा इनको जो नाम दिया वो दिया व्हाइट टाउन, व्हाइट टाउन, ठीक है। और जहां पर भारतीय लोग रहते थे उन नगरों को नाम दिया ब्लैक टाउन, ठीक है। महत्वपूर्ण बात है व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन, यानी कि वे स्थान जहां पर अंग्रेज लोग बस्ती बसाकर रहते थे वो कहलाते थे, ठीक है, व्हाइट टाउन। और जहां पर भारतीय लोग बस्ती बसाकर रहते थे वो स्थान कहलाता था ब्लैक टाउन, ठीक है। तो इस प्रकार कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, मद्रास आदि क्षेत्रों में जो है इन अंग्रेजों की बस्तियां बसने लगी, और उन बस्तियों में जहां भारतीय लोग काम करने के लिए आते थे उनको अंग्रेजों ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, अपनाया नहीं। वो अपने आप को उनसे अलग समझते थे, इसलिए उन्हीं बस्तियों में वो अलग रहते थे और ये भारतीय लोग अलग रहते थे। तो इनको व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन नाम से बस्तियों का निर्माण हुआ, और ये बस्तियों के बाद में धीरे धीरे यहाँ पर बहुमंजिला मंजिल भी बनने लग गई थी। तीसरा अगर अपन यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है शहरों में, वो था औद्योगिक विकास। अब इस औद्योगिक विकास में क्या कर सकते हैं, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, मद्रास हो, यहाँ पर प्रमुख रूप से जो उद्योग थे, एक तो सूती वस्त्र उद्योग था, दूसरा लोहा उद्योग था। इस प्रकार के उद्योगों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ बनने लगी, और इन इंडस्ट्रियों के किनारे इन भारतीय लोगों की बस्तियां भी बसने लगी, ठीक है। इन बस्तियों में जो है इनका सामाजिक पतन भी नजर देखने को मिलता, सामाजिक पतन भी होने लगा, क्योंकि शाम के समय जब मजदूर लोग काम वगैरह करके वापस घर पे आते, ठीक है ना, वो एक भीड़ भाड़ के इलाके में गंदी बस्तियों में रहते, और वहां पर उनके द्वारा कुछ ऐसे असामाजिक कार्यों को भी देते, लड़ाई झगड़ा मारपीट, तो ऐसा जो है इन नगरों के किनारे पे देखने को मिला। तो इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के समय, अंग्रेजों के समय कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई के क्षेत्रों में किस प्रकार से शहरों का विकास हुआ, इससे पहले किस प्रकार से वो नगर थे, गांव थे, यानी कि औपनिवेशिकरण से पहले भारत में क्या स्थिति थी, और औपनिवेशिकरण के बाद जो गांव थे वो बड़े बड़े शहरों में कैसे बदले, ये सारी व्यवस्था को हमने इस अध्याय में पढ़ा। आगे हम अगली कक्षा में देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।